चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्रैश कोर्स 40 दिन में बीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल 1 डिस्कस किया पहले वाले लेक्चर में। लेवल 1 में मैंने बात करी थी कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जिसमें प्रिंसिपल मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज को अलग करके बताया, फिर नेचर बताया, सिग्निफिकेंस बताया। लेवल 2 का एक और लेक्चर डिस्कस कर लिया जिसमें हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पे बात करी थी। आज तीसरा और आखिरी सेशन इसका रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे लेवल 2 के एक और व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं, टेलर के ऊपर बात करते हैं। ऐसे कहने को तो 4 ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और 7 एक मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। आज ही डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए और साथ ही साथ एक कंबाइंड रिवीजन भी आपका हो जाए। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जी, अब सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें दोनों चीजें दी हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक भी दी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 4 दिए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक हमको 7 दी है। आज ये अपने को डिस्कस करना है, बात को गहराई से और आराम से समझना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, तो मैं उसको क्लियर करता हूं। नॉर्मली हेनरी फ्योल के जब 14 प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि हेनरी का बहुत फोकस काम को बेहतर बनाने में। काम बढ़े तो बांटना, बांटोगे तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना। ठीक है, इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड रखना, ऑर्डर मेंटेन करना, मैन और मटेरियल का। अल्टीमेटली हेनरी का फोकस सबसे ज्यादा इस चीज पे है कि काम बेस्ट होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। लेकिन एंड तक आते आते जैसे जैसे हेनरी आगे बढ़ता है तो वो आ जाता है इनिशिएटिव में, स्पिरिट डी कॉर्प्स में, हार्मनी की बातचीत करने लगता है। वहीं पे जब हम टेलर की बात करते हैं तो टेलर का ये कहना है कि देखो काम तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी बहुत सही है तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बढ़िया ब्लेंड है दोनों का। एक तरफ एक आदमी आपको बोल रहा है कि काम को सुधारना कैसे, दूसरी तरफ एक व्यक्ति आपको बोल रहा है कि सही व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए काम करने वाला, मतलब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्वालिटीज हम डेवलप करें जिससे वो बुरे काम को भी सही कर दे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा टेलर का जो अप्रोच है वो साइंटिफिक है ना। टेलर थोड़ा सा साइंस में विश्वास रखता है तो वो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से बात करना चाहता है, इसलिए उसने प्रिंसिपल से ज्यादा टेक्निक पे काम किया। प्रिंसिपल भी दिए लेकिन उसका मेन फोकस ये था कि मैं टेक्निक समझाता हूं कि सही टेक्निक से काम कैसे करना है। ठीक है, तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। दोनों चीजें क्या थी, आर्टिस्टिक अप्रोच से चल के स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना है, बीच में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 व्यक्ति मिलेंगे, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल आपको बताएगा सही तरीके से काम कैसे करना है और एफ.डब्ल्यू. टेलर आपको ये बताएगा कि करने वाला व्यक्ति कैसे होना चाहिए, उसको क्या टेक्निक आनी चाहिए, क्या स्किल आनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके बात शुरू करते हैं, आइए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमें पढ़ना है, अब इस वाले केस में आपकी थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा लगेगी। साइंस कॉमा शब्द बदल रहा है वो, है ना, सेंटेंस पूरा कर रहा है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। समझाता हूं, एक नॉर्मल अप्रोच है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक बेसिक सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए एक कारपेंटर है ना, एक जगह में, और कारपेंटर क्या करता है, फ्लोरिंग का काम करता है, वुडन फ्लोरिंग का काम उसका है। ठीक है, वो कारपेंटर बहुत सक्सेसफुल है, बहुत उसका नाम है, बहुत उसको मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके काम को, उसको रेगुलर बेसिस पे बुलाते भी हैं। अब उसकी एक आर्टिस्टिक अप्रोच है, वो क्या करता है, बड़ी सी वुडन शीट खरीदता है वुडन फ्लोरिंग के लिए, उसको पूरे फ्लोर पे बिछा देता है, जितना एक्सेस पार्ट होता है उसको कट कर देता है। ये उसका अपना नेचर है, उसको ऐसा लगता है कि इससे मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, मेरी एफिशिएंसी इसमें ज्यादा है और सालों की प्रैक्टिस भी उसकी इसी में। अब काम आगे बढ़ता है, बढ़ने लगता है तो उसको लगता है मेरे को एक असिस्टेंट रख लेना चाहिए, तो वो एक और व्यक्ति को हायर करता है। ये जो व्यक्ति, इसने कारपेंटर बनने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है,
अब ये जब कारपेंटर बनने के लिए आता है और इतने बड़े व्यक्ति को असिस्ट करता है, तो वो उसको बोलता है कि छोटी छोटी साइट दे देता है कि ये 2 साइट है, यहाँ पे जाके तू काम कर दे, फ्लोरिंग कर दे। तो वो पूछता है कि कैसे करना है, तो वो उसको सिखाता है। अब वो उसको क्या सिखाएगा, जो सीनियर कारपेंटर है वो यही सिखाता है कि बड़ी सी शीट लो, बिछा दो, जहां भी एक्सेस है वहां कट करके फिट कर दो। अब होता यूं है कि जो नया व्यक्ति है उसको जब पढ़ाया था तो उसको ये सिखाया था कि फ्लोरिंग की मेजरमेंट ले लो, वैसी शीट्स कट करवा लो और फिर वहां ले जाके पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी शीट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा, कटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, और अपना एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, और सबसे बड़ी बात काम जल्दी हो जाएगा। अब सीनियर कारपेंटर ने जूनियर कारपेंटर को काम दिया और कहा कि ये काम 2 घंटे में पूरा होना चाहिए। 2 घंटे में क्यों पूरा होना चाहिए? क्योंकि सीनियर कारपेंटर को लगता है कि मैं ये काम करता तो 2 घंटे लगते, तो तुम जब ये काम करोगे तो तुम तो नए हो, तो तुमको तो 2 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। अब जो नया व्यक्ति है वो साइट पे जाता है, वो साइट को ऑब्जर्व करता है, मेजरमेंट लेता है, शॉप पे जाता है, शीट्स कट करवाता है, शीट्स लाके पेस्ट कर देता है, और 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में खत्म कर देता है। 1.5 घंटे का काम खत्म करके जब वो सीनियर कारपेंटर के पास जाता है और कारपेंटर को बोलता है कि सर मेरा काम हो गया, तो सीनियर कारपेंटर को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने काम ठीक से नहीं किया होगा, क्योंकि मैं जो इतना एक्सपीरियंस हूं, मेरे को जो इतने साल का तजुर्बा है, जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मेरा आर्ट है, उसमें मुझे मिनिमम 2 घंटे लगते, तो इसने 1.5 घंटे में कैसे कर लिया? ये बोलता है मेरे को साइट पे लेके चल, दिखा तूने क्या काम किया। सीनियर कारपेंटर जूनियर कारपेंटर दोनों जाते हैं साइट पे, साइट पे जाके देखते हैं तो काम बढ़िया रहता है। सीनियर कारपेंटर पूछता है कि तूने ऐसा क्या किया कि काम भी जल्दी हो गया और इतना एक्यूरेट भी हो गया, जबकि मैंने तो तेरे को सिखाया था कि शीट लेके जाना, कट करना, उसके बाद करना पेस्ट। जूनियर कारपेंटर बोलता है सर मेरे को ऐसा लगा कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, मेहनत ज्यादा जाएगी, तो मैंने पहले मेजरमेंट ले लिए, मैंने उसको उसके हिसाब से शीट कट करवाई, वहां ले जाके पेस्ट कर दी, मेरा काम हो गया। मेरा आपसे पूछना है, सीनियर कारपेंटर को जूनियर कारपेंटर से लड़ना चाहिए या जूनियर कारपेंटर की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आप ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा साइंटिफिक चलता है। आपने किसी काम को किसी तरीके से किया, आपके लिए वो तरीका बहुत सही है, आप हमेशा उससे रिजल्ट देते हो, माना, लेकिन ये साइंस नहीं है, ये रूल ऑफ थंब है कि आपके लिए आपका तरीका बेस्ट होगा। पर जब हम मैनेजमेंट में किसी और व्यक्ति को काम सिखाते हैं या हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, तो हमें अपने रूल नहीं बनाना चाहिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्रोच से चलना चाहिए। तो अगर दिए गए काम को कम समय में करने के लिए पहले ही मेजरमेंट ले लें और कट कर लें, समय बचेगा, पैसा बचेगा, फायदा होगा, तो हमें इस साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, रादर बीइंग कि आप ये कहो मैं तो ऐसे ही करता हूं, मेरे को तो यही सही लगता है। तो टेलर यहाँ पे समझाता है कि हमेशा आपको कैसा प्रिंसिपल लगाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम सिखाना है, साइंस बेस्ड, रूल ऑफ थंब बेस्ड काम नहीं सिखाना है। रूल ऑफ थंब मतलब जो मैं बोलता हूं वो सही। अच्छा, आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से हो सकता है 100% सही हो, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि और तरीके नहीं है और ज्यादा साइंटिफिक अप्रोचेस अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि आपने एक तरीका पकड़ा तो आपके लिए वही सही है, पर मार्केट में तो और भी तरीके हो सकते हैं। तो जब भी हम काम बांटेंगे तो हम हमेशा साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग ढूंढेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं जरा पढ़ के देखते हैं। मैनेजर शुड यूज साइंटिफिक मेथड्स टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, रिप्लेसिंग द ओल्ड ट्रायल एंड एरर और रूल ऑफ थंब मेथड्स। तो पुरानी मेथड्स आपके लिए अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है, पर जब आप नए व्यक्ति को काम सिखाएं तो आपको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड ढूंढना चाहिए। और टेलर ने एक बात पे हर बार बहुत जोर दिया कि देयर इज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क और अ जॉब। ये बेस्ट वे ढूंढने के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एक वन लाइनर है, इसको याद रखने का, क्या है, वर्क बाय साइंस नॉट बाय गेस। गेस मत करो, या आपको जो सही लगता है बिलीव, उससे मत चलो, साइंस से चलो। मुझे बताइए क्या पहला प्रिंसिपल आपको समझ आए? पक्का? फिर एक प्रिंसिपल आपको मिलेगा हार्मनी, फिर कॉमा है, होल्ड डाला है, फिर वो आगे बोलते हैं नॉट
डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, है ना। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट, हम अग्री नहीं करते आपके। और हार्मनी का मतलब क्या है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट, हम सब मिलके अग्री करते हैं आपकी बात पे। अब यहाँ पे टेलर एक बहुत कमाल की बात समझाना चाहता है, उसको ध्यान से समझना। टेलर का ऐसा कहना है कि देखिए, मान लीजिए ये स्विच है, ये वायर है, और इस वायर से एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो स्विच है वो सोर्स ऑफ पावर है, और जो बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा, तो ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ये हमारा रिजल्ट है। तो अब अच्छा क्या होना चाहिए, बल्ब अच्छा होना चाहिए कि पावर अच्छी होना चाहिए? दोनों का ही अच्छा होना जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी किसने बैठा रखी है? वायर ने, है ना। वायर वो व्यक्ति है, वायर वो वस्तु है जो पावर और बल्ब में प्रॉपर सप्लाई को मेंटेन करेगा। बहुत ज्यादा पावर होगी तो बल्ब फट जाएगा, कम पावर होगी तो बल्ब रोशनी नहीं दे पाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा तो पावर का मिसयूज होगा, कोई यूज ही नहीं है। तो वायर वो एक लिंक है जो इन दोनों को क्या करके रखती है, बीच में जोड़ के रखती है। तो जैसे वायर यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है, हार्मनी, वैसे ही मैनेजमेंट में भी मालिक और वर्कर के बीच में, या मैनेजमेंट में टॉप और मिडिल लेवल के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और जब हम बिजनेस में होते हैं तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का कारण क्या है, कैसे हम उसे अवॉइड कर पाएंगे? ऐसे अवॉइड कर पाएंगे कि अगर हम अग्रीमेंट रखें, म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब हार्मनी मेंटेन करके रखें। पर हर वक्त हार्मनी मेंटेन हो नहीं पाएगी, कभी ना कभी तो किसी न किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होगा। तो टेलर यहाँ पे समझाता है कि देखो, डिसएग्रीमेंट होता है, मैं मानता हूं, पर आप हमेशा कोशिश क्या करना कि डिसएग्रीमेंट से हम किस पे आ जाएं, अग्रीमेंट पे। अब बच्चा ये पूछता है कि डिसएग्रीमेंट से अग्रीमेंट पे आओगे कैसे? तो टेलर ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है, वो वर्ड है मेंटल रेवोल्यूशन के द्वारा। अगर आप मेंटली सामने वाले व्यक्ति को समझोगे और समझाओगे, उसके दिमाग की ग्रोथ होगी, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हर बात एग्री कर लेगा, पर वो आपके बात के पॉइंट ऑफ व्यू को, लॉजिक को समझेगा। डिसएग्रीमेंट तभी आ सकता है जब आदमी समझ ना रहा हो। अगर आदमी समझने लग जाए तो अग्रीमेंट जैसी चीजें आ जाती है, म्यूचुअली अग्री हो जाता है, हार्मनी बन जाती है। तो टेलर का बहुत ज्यादा फोकस था किस पे, कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, नॉट conflict, both should work for mutual benefit with a mental revolution। दिमाग को सुधारते हुए, पहले से बेहतर करते हुए, दोनों के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए काम करें। ऐसा माहौल एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना है। डिसएग्रीमेंट से ज्यादा क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। इसलिए वो कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वन लाइनर क्या है, हार्मनी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्या ये दो प्रिंसिपल आप समझ पाए? तो अभी तक टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए हमें? दो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब जो तीसरा प्रिंसिपल है ना, वो सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है। जहां सेकंड प्रिंसिपल चल रहा है उसी को और डिटेल में समझाने के लिए उसने एक और प्रिंसिपल दिया, और इसको नाम दिया कॉपरेशन, और वर्ड क्या हटा दिया, नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझते हैं बात को। ये सेम बात हेनरी फ्यूल ने भी की थी। हेनरी फ्यूल ने हमें एक प्रिंसिपल दिया था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट। उसमें वो बोलता था कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ काम करने आए हैं, ये अलग अलग अपब्रिंगिंग के लोग हैं, अलग अलग समझ के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी पैदाइश है, अपनी अपनी समझ है। तो ये लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, इनके पर्सनल इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को ये हमेशा पूरा करेंगे। तब मैंने ऐसा कहा था कि बिजनेसमैन को ऐसा करना चाहिए, इनका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए, मेरा इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए, ऐसे तरीके से इन्हें मैनेज किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करने आया, उसको भी पैसों की जरूरत है, तो उसको अच्छी सफिशिएंट सैलरी मिल जाए, उस सैलरी के बदले में वो काम कर दे, तो उसका इंटरेस्ट पूरा हो गया, मेरा इंटरेस्ट पूरा हो गया। ऐसा अब
FW टेलर यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म को धीरे धीरे कम करना है और कॉपरेशन को क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूँ। हमने चक दे इंडिया मूवी देखी है। चक दे इंडिया में एक मैच का सीन चलता है। सीन क्या चलता है कि दो प्लेयर, इंडियन टीम के हॉकी प्लेयर है ना, गोल के लिए रन कर रहे हैं और ये मैच जीतने पे उनका कुछ क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे वो। लेकिन तकलीफ ये है कि दो प्लेयर इंडिया ही टीम के, दोनों लड़कियां इस फिराक में भी हैं कि हमारे गोल सबसे ज्यादा हों, क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा गोल होंगे उसे मिलेगा ना अवार्ड, बेस्ट गोल का या मोर स्कोरर का, ऐसा गोल का अवार्ड मिल जाएगा। तो दोनों लड़कियों का आपस में ये झगड़ा है कि मेरे गोल ज्यादा हो और दूसरी का ये है कि मेरे गोल ज्यादा हो। पर अब होता यूं है कि जैसे ही मैच का सीन आता है, बॉल एक प्लेयर के पास होती है, वो बॉल को लेके रन करती है, तो पीछे से दूसरी टीम के कोच चिल्लाते हैं कि ये लड़की पास नहीं करेगी। क्योंकि पुराने मैचेस में देखा था, जब भी वो उसके पास बॉल आती थी तो वो खुद ही लेके दौड़ लगाती थी, पास नहीं करती थी, उसको अपने गोल बढ़ाने होते थे हमेशा। तो वो पीछे से चिल्लाते हैं कि ये पास नहीं करेगी। मतलब वो क्या आइडेंटिफाई करें कि देयर इज नॉट कॉपरेशन। व्हाट दे फील इंडिविजुअलिज्म, हमारा गोल होना चाहिए। और क्योंकि मैच जीतना है तो उस समय पे होता क्या है कि वो जो प्लेयर बॉल लेके दौड़ती है वो उसे पास कर देती है और अगली प्लेयर गोल मार देती है, वो खिताब भी जीत जाती है। लेकिन उससे बड़ी बात ये होती है कि टीम मैच क्वालिफाई कर जाती है। तो कहने का मतलब ये जो वो डिपिक्ट वहां पे किया गया है वो ये समझाया गया कि इंडियन टीम के लिए टीम मेंबर्स का कॉपरेशन जरूरी है। हर प्लेयर अपना बेस्ट करे टीम के लिए, इंडिविजुअलिज्म के लिए नहीं। ठीक, तो ये एक्सटेंशन है। हार्मनी होना चाहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, हार्मनी तो होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। मिलजुल के काम करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल में आपस में लिंक है और थर्ड प्रिंसिपल एक्सटेंशन ऑफ सेकंड है। क्या यहां तक समझ आता है? देखो क्या लिखते हैं, मैनेजर एंड वर्कर शुड वर्क टुगेदर विथ कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रादर देन पर्सनल कंपटीशन। अपनी ही टीम में अपने आप के लोगों से ही क्या कॉम्पीट करना ही है तो दूसरे की टीम से कॉम्पीट करना है। तो इस चीज पे भी क्या है, टेलर भाई बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वन लाइनर क्या दे रहे हैं हमें, टुगेदर वी वर्क टुगेदर वी विन। अच्छा, इंडिविजुअलिज्म रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे साथ दिक्कत है कि मैनेजमेंट की शुरुआती दौर में हमने देख लिया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने हमेशा बार बार ये कहा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखना है। ठीक है, नीचे रखना है, मना नहीं करना है कि है ही नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट आपका भी है, पर आपको पहले किसके लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा या क्या कम करना पड़ेगा? टेलर कहते हैं कि आपको इंडिविजुअलिज्म कम करना पड़ेगा और कॉपरेशन धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर? अब तक कितने प्रिंसिपल हो गए? 3। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या यहां तक ठीक है? देन वी हैव द लास्ट, ये बड़ा सिंपल है, एक बड़ी अच्छे नोट पे उन्होंने प्रिंसिपल को एंड किया कि भले ही हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं, भले ही हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस ज्यादातर बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को जुझारू रखेगा, फोर्स करेगा, सारे एम्प्लॉयज कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, सब ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी भी होना चाहिए। मतलब हर एम्प्लॉय अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक जाए और इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर दे, ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा माहौल ऑर्गेनाइजेशन में बनना चाहिए। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग अप्रोच। ये कैसे है ना, प्रपोजिशंस है, फॉलो करोगे तो ये आपको फायदा होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इज क्वाइट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट। अगर आपके एम्प्लॉयज को ये लग रहा है कि हम काम करेंगे और हमारी एफिशिएंसी एक पीक पे चली जाएगी,
तो वो जानबूझ के या वो सीरियस होके ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा वो काम करेंगे तो अपना इंटरेस्ट भी पूरा करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी पूरा करेंगे, क्योंकि ऊपर ही आप सिखा चुके हो कि हारमोनी रखना है। स्पिरिटिक ऑप्स में भी क्या लिखा था, हारमोनी रखना है। ऐसे यहाँ पे क्या लिखते हैं ये, ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड फर्स्ट। ऐसे ही नहीं चुनना, सोच समझ के साइंटिफिकली उसको अपॉइंट करना है। स्टाफिंग जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ आपको समझ में आता है कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पूरी की पूरी। तो साइंटिफिकली सिलेक्टेड, प्रॉपरली ट्रेंड, उसको ट्रेनिंग बहुत बढ़िया देनी है आपको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी स्टाफिंग का एक छोटा सा पार्ट था। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग आपने पढ़ा होगा, और अपन रिविजन करेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। एंड डेवलप टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर ये 3 काम हम हर वर्कर के लिए करेंगे तो हमारे वर्कर अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक जाएंगे, साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल बना देंगे। ऐसा ये क्यों बोलते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो एम्प्लॉय हैं, इनकी जो ग्रोथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से। सोचिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 10 लोग मेहनत कर करके पैसा बचा बचा के मर्सिडीज खरीद लेते हैं, है ना, अच्छी एफिशिएंसी पे जाते हैं, तो इसका सीधा डिपिक्शन ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत काम कर रही होगी। अगर वो ऑल्टो में है और आप मर्सिडीज में हैं, और अगर वो मर्सिडीज खरीद रहे हैं तो आप भी रोल्स रॉयस तक तो पहुंच ही जाओगे। मैं सिर्फ कार का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ये समझाने के लिए कि उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बेटर बनाओगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट बेटर बन जाएगी। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या चारों प्रिंसिपल हमें क्लियर है? 4 प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, cooperation not individualism, and development of every person to his and her greatest efficiency as well as prosperity. लास्ट लाइन क्या लिखते हैं, ट्रेन वेल गेन वेल। कितने प्रिंसिपल दिए भाई? 4। टोटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में प्रिंसिपल कितने हैं? 14 प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्यूल, 4 प्रिंसिपल बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो देयर आर 18 प्रिंसिपल इन दिस चैप्टर। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू दी सेग्रीगेटेड पार्ट। अब मैं आपको अलग पार्ट पे ले चलता हूँ, पर उसके पहले एक शॉर्ट रिवीजन करके देखते हैं। चलो, मुझे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल बताओ तो क्या है शॉर्ट में? पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर पक्का यूनिटी ऑफ कमांड, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जर्नल इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, देन 7 रेम्यूनरेशन, 8 सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, देन 9th में आ गया स्केलर चेन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन इक्विटी, देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक है, इनिशिएटिव। ठीक है, स्पिरिटिक ऑप्स। ठीक है, और ये वाले 4 कौन से हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, और डेवलपमेंट टू। तो ये 18 प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि प्रिंसिपल और टेक्निक अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट एंड टेक्निक्स आर। तो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ लिए, टोटल प्रिंसिपल 18 मिले, 14 और 4। अब हम जा रहे हैं किस पे? साइंटिफिक टेक्निक्स पे। ये टेक्निक्स किसने दिए हैं आपको? ये टेक्निक्स आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए। आओ एक एक करके टेक्निक को समझते हैं। पहले मैं आपको 2 अलग पॉइंट बताता हूं, वहां से चलते हैं ना। सबसे पहले टेक्निक आप समझिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में होता यूं है
टेलर का ये कहना है कि किसी भी काम को करने का अगर कोई सही तरीका है ना, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन बनाना चाहिए और उस काम को क्या कर देना चाहिए, सिंपल कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रिंसिपल को, इस टेक्निक को आप अपनी रियल लाइफ में लगा के देखो। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करें, हमें बीएस के एग्जाम देना है तो अपने आप के 4 स्टैंडर्ड आप बना दीजिए। पहला स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी या मेहुल की किताब में को एक बार 100% पूरी तरह रीड करना है, पहला स्टैंडर्ड। दूसरा स्टैंडर्ड, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, रिसोर्सेज हैं, उसके सारे क्वेश्चन मुझे लिख के करना है, दूसरा स्टैंडर्ड। तीसरा स्टैंडर्ड, मुझे रिवीजन का एक बार पूरा करना है, ठीक। और चौथा, मुझे कम से कम 5 से 6 मॉक लिखना है। अगर आप ये 4 चीजें अपने आप को देते हैं, अपने आप को ये टारगेट देते हैं, आपके लिए स्टैंडर्ड का काम करती हैं, इन चारों चीजों को एज ए स्टैंडर्ड बनाओ, इस पे काम करने लग जाओ और ये स्टैंडर्ड आपने अचीव कर लिया तो ये पॉसिबल है कि जो रिजल्ट आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फायदा ये होता है कि हम काम को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। जब ये क्लियर ही हो गया कि मेहुल की या एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है तो अब क्लियर हो गया कि किताब पढ़ना है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। जब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन करना है, हमने क्वेश्चन बैंक सिलेक्ट कर ली तो अब क्लियर है कि इतने ही क्वेश्चंस करना है। हम जब तक काम को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे काम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और काम कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी बना देते हैं। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं जिसकी वजह से काम क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सही तरीका क्या है, आप काम में स्टैंडर्ड डालिए और काम को सिंपल रखिए। जितना सिंपल होगा उतना इजी रिजल्ट आपको देगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना वजन कम करना चाहता है, कोई व्यक्ति है जिसके पास समय कम है लेकिन वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो अब वो ये सोच रहा है कि मैं जिम जाऊं, मैं योगा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। जिसको वजन कम करना है भाई, सिंपल सा तरीका है, चलो वॉक करना शुरू कर दो, कुछ कैलकुलेट मत करो, बस चलते जाओ। और कैसे सिंपल करें सर, मैं 10,000 कदम चल लूं, 20,000 चल लूं, 1,00,000 चल ले भाई, पर फिर उसको कैलकुलेट करना, आज कम चले कल ज़्यादा चले, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप एक दुकान अपने घर के आसपास की मानिए और बोलिए कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल के जाऊँगा, चल के आ जाऊँगा। जैसे आप वहाँ जाने आने में आपको शुरुआती दिनों में थोड़ी तकलीफ होगी, जब वहाँ पे आप नॉर्मल हो जाए, बॉडी आपकी सपोर्ट करे, तो दुकान दूर की कर लो और दूर की कर लो। ऐसे 1 किलोमीटर के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 6 हो जाएंगे, 10,000 कदम अपने आप हो जाएंगे। सिंपल रखो। आपको घर में ही एक्सरसाइज करना है, बाहर जाने का कुछ नहीं है। लड़के लड़कियों को क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, सूर्य नमस्कार करिए, सुबह उठिए सूर्य नमस्कार करिए, आप देखिए आपकी बॉडी में चेंज आ जाएगा। शुरू 6 से करिए, फिर 108 तक जाइए। 1 घंटे में 108 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, फिर कौन जिम और कौन वर्कआउट, सब एक बराबर है। और जो स्पिरिचुअली और मेंटली आप शांत फील करेंगे उसकी बात ही अलग है। तो जो हम चाहते हैं उसकी पीक के लिए बहुत मेहनत है, पर स्टार्ट करने के लिए सिंगल स्टेप है। और स्टेप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो आप समझिएगा कि टेलर बहुत फोकस से ये कहते हैं कि हमें काम को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है और सिंपल रखना है। बिजनेस में भी ऐसा होता है, जो सुपरवाइजर है वो काम को सिंपल बनाएगा और स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा कि रोज 10 बॉक्स बना दो तो 1 महीने में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। आपके लिए काम क्या, मुझे आज 10 बॉक्स बना के घर जाना है, बस सिंपल। दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। एक बार पढ़ते हैं। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसेस, मटेरियल, टाइम एंड क्वालिटी टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी। कितनी बढ़िया तरीके से 4 शब्दों पे इसने रख के स्टैंडर्ड को क्लियर कर दिया। कौन सी प्रोसेस फॉलो करूंगा, इसका स्टैंडर्ड बना लो। कौन सा मटेरियल यूज करूंगा प्रोडक्शन में, इसका स्टैंडर्ड बना लो। लिच्चड़ पापड़ एक कंपनी है, मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली, तो मैं उसमें बताता था कि उनके पास एक हींग आती है, वो अफगानिस्तान से आती है, तो वो वहीं से आएगी वो। ये मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन है। टाइम, इतने दिन में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने बना लिया। और क्वालिटी भी फिक्स कर रखी है कि अगर कम क्वालिटी का माल बनेगा तो हम इसको सेल नहीं करेंगे, वेस्ट मानेंगे, पर क्वालिटी हमेशा क्या रखेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट अबाउट सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन रिमूव्स अननेसेसरी वैरायटी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज। सिंपल रखोगे तो ना ज्यादा खर्चा लगेगा, ना ज्यादा वेस्टेज होगा। तो पहली टेक्निक जो हमको अप्लाई करना चाहिए बिजनेस में,
FW टेलर के द्वारा वो कौन सी टेक्निक है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक, अब एक हिडन बात बताता हूं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम है वर्क स्टडी। क्या नाम है इसका? और वर्क स्टडी में हमें कुछ 4 स्टडी और पढ़ना पड़ती है। तो पहले मैं इस वाले सेगमेंट पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने स्टैंडर्डाइजेशन से शुरू किया, जबकि उसको फर्स्ट नंबर दिया नहीं है मैंने। तो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन क्लियर है। अब वर्क स्टडी पे बात करते हैं। टेलर का शुरू से बहुत फोकस था कि मैं काम को सही तरीके से करने का एक तरीका ढूंढूं। इसको ढूंढने के जद्दोजहद में उसने 4 स्टडीज को समझा और वो 4 स्टडी हमारे सामने रखी। ये 4 स्टडी अपने आप में टेक्निक्स भी हैं, हमारे लिए भी काम की हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम की। कैसे हैं, क्या स्टडीज है, मैं बताता हूँ। वर्क स्टडी में पहली स्टडी जो आती है वो आती है मेथड स्टडी। कौन सी स्टडी आती है? मेथड स्टडी में टेलर का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉई हो, मैं आपको कहता हूं कि आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी प्राइमरी चिंता ये होना चाहिए कि मैं इस काम को करने का बेस्ट वे ढूंढूं। ये काम मेरे से बेहतर कोई ना कर पाए। एक ऐसा तरीका जरूर है किसी काम को करने का जो बहुत हाई एफिशिएंसी तक ले जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं कि अगर हम जूते का व्यापार देखें तो हमें रोड साइड जूते बेचने वाले भी मिलेंगे, है ना, हमें शोरूम्स भी मिलेंगे, हमें छोटी दुकानें भी मिलेंगी, हमें बड़े बड़े शोरूम में मिलेंगे। रोड साइड वाला व्यक्ति किसी जूते का 200, 300, 400 रुपया चार्ज कर लेगा। बड़े शोरूम आपसे 1-2 हज़ार, 3 हज़ार चार्ज कर लेंगे। वहीं नाइकी जैसी कंपनी है जो एयर जॉर्डन बेचती हैं, ये 1-1 लाख रुपए भी चार्ज करने को तैयार है। तो ये क्या ऐसा जानते हैं कि जूता ही बेच रहे हैं लेकिन लाख रुपए का बेच रहे हैं, और वो जो जूनियर लेवल पे, छोटे लेवल पे, वो क्या ऐसा नहीं जानता है जो वो जूता बेच रहा है इस लेवल पे नहीं बेच रहा। तो टेलर का ये कहना है कि दोनों अपनी जगह गलत नहीं है, पर जो ऊपर बैठा है वो उसने कोई बेस्ट वे ढूंढ लिया है, जो नीचे बैठा है अभी उसको बेस्ट वे ढूंढने की जरूरत है। तो आपको और मेरे को, सबको ही अपने अपने काम का बेस्ट वे ढूंढना है। मैं इतने ड्राफ्ट लिख रहा हूं किताबों के, क्यों? कोई बेस्ट किताब बन जाए बस इसीलिए। तो अभी भी मैं वीएस के लिए बेस्ट वे ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे, पर हो सकता है 1 साल बाद मुझे रियलाइज हो कि नहीं, इसमें ये चीजें ऐड होती तो ये और बेस्ट वे होता। हो सकता है मेरी टीचिंग 1 साल बाद ऐसी हो जाए जो मैं आज बोल रहा हूँ ये सब मैं कभी रिपीट ही ना करना चाहूँ। मुझे लगता है कि ये जो अब मैं बोलूंगा ये ज्यादा बेस्ट है। तो अगर हम बेस्ट वे ढूंढते रहेंगे तो हम टेलर के बताए हुए टेक्निक का यूज कर रहे हैं, और इसके यूज करने से होता क्या है वो देखते हैं। Finding the best way to perform a job by analyzing all possible method from raw material procurement to final delivery to minimize the cost and maximize the efficiency। और अगर आपको याद आए तो मैनेजमेंट की प्रोसेस ही यही बोलती थी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी बढ़ाने की बात आपसे कर ही रहे, क्या बोलते हो आप? ठीक, तो मेथड स्टडी ने आपको क्या समझाया कि देयर इज अ मेथड, यू हैव टू आइडेंटिफाई। और वो एक दिन में आइडेंटिफाई होगा नहीं, आपको उसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आपको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, भले हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, जो XYZ जो भी काम आप कर रहे हैं, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि ये काम में आप सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, आपका जो तरीका है वो बेस्ट वे है। और बेस्ट वे ढूंढने के चक्कर में आपको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, पर मैं ये मानता हूँ मुझसे ज़्यादा जानने वाले इस दुनिया में बहुत सारी जगह है। कब कहाँ टकरा जाए मुझे पता नहीं, तो मुझे अपने आप को ओपन रखना है कि मुझसे बेहतर अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं उससे सीख के और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि मेरे को आता है और आपको नहीं आता है, और आपको आ गया तो बहुत मतलब गलत है, आप गलत बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वैसे कहना है कि मुझे जो आता है वो मुझे बेस्ट लगता है। अगर आप मुझे ये फील कराओगे और ये मैं समझूंगा कि आपको जो आता है वो मेरे बेस्ट से ज्यादा है, तो मैं सीखूंगा, और मैं सीखता हूं। सिंपल बात है ना। ऐसा तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए वर्क स्टडी में? पहली स्टडी
मेथड स्टडी. लेट्स मूव टू अनदर विच इज कंसिडर्ड एज मोशन स्टडी. अब होता यूं है कि आप एक किस तरीके से समझिए, मोशन स्टडी के जिक्र से एक और कंसेप्ट आपको समझ में आएगा. आप ऐसा मानिए कि आप है ना शुगर मिल में खड़े हैं, जहाँ पे शक्कर बनती है ना वहाँ पे. तो अब शक्कर बनती है गुड़ से, शुगर केन से, ठीक है. तो सीन कैसा है समझिए, जैसे मान लीजिए गेट है क्लासरूम का, तो यहाँ से शुगर केन गन्ने क्लास के अंदर आते हैं, है ना, फैक्ट्री के अंदर आते हैं. फिर वो कटते हैं, फिर उनको साफ किया जाता है. फिर ये साफ होने के बाद कहाँ जाते हैं, एक मशीन में जाते हैं जिसमें से इनका जूस निकलता है. ये जो जूस है इससे जैगरी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है. फिर उस गुड़ को और फर्दर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है. और शक्कर के भी 3 भाग बनाए जाते हैं, एक मोटी वाली मिश्री, एक मीडियम जो हम लोग यूज करते हैं, और एक और बारीक जिसको हम मीठे में चाशनी के लिए या फिर मीठे में मावे की मिठाई में मिक्स करने के लिए यूज करते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो गन्ने का आना, कटना, जूस निकलना, जूस का सूखना, जैगरी बनना, जैगरी का आगे जाना, फिर शक्कर बनना, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, एक रूट है. और ये कह लेना चाहिए कि ये सब एक मोशन में हो रहा है. इस मोशन में किसी भी स्टेप को आगे पीछे कर देने से पूरा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो टेलर बोलता है कि आपको अपने काम की सही मोशन स्टडी को भी समझना है. आपको अपने काम का क्या समझना है, एग्जैक्ट मोशन समझना है कि सही तरीके से काम किस तरीके से किया जाता है. क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब देखो, स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, लिफ्टिंग, बेंडिंग, रीचिंग टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन एंड सेव टाइम एंड एनर्जी. क्या ये बात समझ में आई आपको? तो मोशन हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है. उस मोशन को क्या करना है, हमें फॉलो करना है. देन वी हैव टाइम स्टडी, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब. अभी तो बहुत आसान है. ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉप वॉच लगाइए, काम करने में कितनी देर लगेगी ये बता दीजिए, और उस टाइम के हिसाब से क्या करिए, कैलकुलेट करिए कि आदमी ने परफॉर्म कैसे किया है. अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको जो बोनस देना है वो उसके बेसिस पे दे दीजिए. ये सब करने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, टाइम स्टडी. तो रियल लाइफ में हम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपने आप को क्या देना चाहिए, टाइम देना चाहिए. स्टैंडर्ड टाइम बनाना चाहिए कि आज 1 घंटे में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. और वो जो 1 घंटा है, वो 1 घंटा ऐसा नहीं कि 12 बजे बैठा और 1 बजे उठा. वो 1 घंटा स्टॉप वॉच का 1 घंटा होना चाहिए. आपने स्टॉप वॉच लगाई, आपने 20 मिनट पढ़ाई करी, आपने 5 मिनट ब्रेक लिया, तो अब आपको रोकना है उसको. जब तक आपकी स्टॉप वॉच में 1 घंटा ना हो जाए तब तक आपको उठना नहीं. फिर भले 12 से 2 में प्रोडक्टिव आप 1 घंटा पढ़े हो. हम कोई किसी को दिखाने के लिए तो पढ़ नहीं रहे कि मैं तो 2 घंटे पढ़ा 12 से 2. अरे मैंने थोड़ी देखा भाई, 12 से 2 में आधा घंटा तू बैठा रहा, सोचता रहा, तो इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं. पढ़ाई मतलब 1 घंटा, फिर मैं 1 घंटा पढ़ा, फिर मैंने और कुछ नहीं करा. तो वो और कुछ नहीं करने के लिए आपको अपने आप को क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइजेशन इन टाइम भी आपको लगाना पड़ेगा. बताओ क्या यहाँ तक ठीक? क्या टाइम स्टडी आपको समझ में आई? अब टेलर का एक बहुत कमाल की बात है. टेलर ये समझाना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर में स्ट्रेस और टायर्डनेस उसका लाइफ पार्ट है. मतलब थोड़े समय बाद वो थक जाएगा, थोड़े समय बाद वो काम नहीं कर पाएगा, उसको रेगुलर बेसिस पे ब्रेक लगेगा. आपने जैसे देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं तो रिसेस ब्रेक होता है. कुछ स्कूल्स में 2 ब्रेक होते हैं, एक ब्रेकफास्ट वाला भी होता है और एक लंच वाला भी होता है. वैसे ही ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि लंच टाइम होता है, फिर शाम में ऐसा टी ब्रेक होता है ना. तो ये ब्रेक क्यों देना है? क्योंकि ह्यूमन कंटिन्यूस मशीन जैसा काम नहीं कर सकते. अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे संडे ऑफ कर रही है, पहले सिर्फ संडे होता था. ठीक है, क्यों ब्रेक क्यों देना है? क्योंकि माइंड और फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल बॉडी एक एम्प्लॉय की एग्जॉस्ट हो जाती है, और जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम. तो टेलर ये समझाते हैं कि अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करवाएंगे तब आपको क्या देना है, फटीग स्टडी का अप्लाई करके रेगुलर बेसिस पे छुट्टी, इंटरवल, रेस्ट आपको देना है. ठीक है. अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम अपने आप को कैसे रखें इसमें, फटीग स्टडी हम पे कैसे अप्लाई होती है. बच्चे की एक तकलीफ है जो उसे नहीं करना चाहिए कि मैं 6 दिन पढ़ूंगा
मैं 5 दिन पढ़ूंगा और सैटरडे संडे नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये पैटर्न पे चल रहे हो तो आप फटीग स्टडी का मिसयूज कर रहे हो। होगा ये कि आप 5 दिन पढ़ोगे, सैटरडे संडे ऑफ ले लोगे, तो मंडे को आपको अपना मोमेंटम वापस बनाना है, तो मंडे ट्यूसडे मोमेंटम बनाने में चले जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में अपने 24 घंटे में से 1 घंटा फटीग के लिए रख लो कि मैं 1 घंटा कुछ नहीं करूंगा, टाइम पास करूंगा। टाइम पास जब मैं बोलता हूँ, मैं फोन चलाने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों के पास बैठूंगा, मैं घूमूंगा, मैं टाइम पास कर लूंगा, लोगों से मिल लूंगा। अपने एग्जॉस्शन, जो मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है, उस एग्जॉस्ट वाले पार्ट को कम करूंगा, मेरे स्ट्रेस को क्या कम करूंगा, कम करूंगा। ये रोज करना है। हफ्ते भर काम किया और 1 दिन छुट्टी करी ना, तो छुट्टी में क्या करना है इसका भी स्ट्रेस हो जाएगा। छुट्टी वेस्ट हो गई ना, तो इसका भी स्ट्रेस हो जाएगा। तारक मेहता देखते हो ना आप, सब लोग क्या करते हैं, सारे जेंट्स दुकान पे सब अपना दिन भर काम करके आए, शाम में बैठ गए सोडा शॉप पे, आधा घंटा हंसी मजाक किया, एक दूसरे के साथ मस्ती करी, लाइट फील करा, घर गए, घर जाके सो गए, सुबह फिर चालू हो गए। तो फटीग का मतलब ये नहीं है कि हम पहले तो बहुत काम करेंगे फिर हम काम ही नहीं करेंगे। फटीग का मतलब ये है कि हम रेगुलर काम करते समय में रेगुलर बेसिस पे अपने आप को क्या देंगे, छुट्टी देंगे, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो एक स्टूडेंट को आइडियली क्या करना चाहिए, अगर वो 8 घंटे पढ़ता है तो 2 घंटे उसको टाइम पास करने का बिल्कुल हक है, पर ये रोज है। और ये सब बातें मत करा करो कि संडे है, सैटरडे है, ये मजदूरों की बातें हैं। वो बोलते हैं कि आज छुट्टी है, आज काम पे नहीं जाना। अपन राजा लोग हैं, अपने को ऐसी बातें नहीं करना है। राजा हैं, अभी काम करने का मन नहीं है, अनारकली को बुलवा लिया, डांस देख रहे हैं, एंटरटेन होना है खुद में। ऐसा क्या समझ पा रहे हो इस बात को? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो फटीग स्टडी में आगे चलते हैं। Identifying the right amount and frequency of rest interval to reduce physical and mental exhaustion and improve productivity। तो कितनी बातें अभी हमने कर ली, जरा देखें तो हमने करी 5 बातें। पहली बात क्या करी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या मिला, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में कितनी स्टडी पढ़ना है, 4। मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। क्या चारों स्टडी आपको क्लियर है? कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में आपको ये चारों स्टडी समझानी पड़ती है, ध्यान रखोगे इसका? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक छोटा सा प्रिंसिपल और एक छोटी सी टेक्निक है, उस पर बात करते हैं। आइए। टेलर एक समय बड़ा परेशान हुआ और अब वो चाहता था कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करे। तो टेलर ने क्या किया, ये समझना चाहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के लोग हैं। तो टेलर को ये रियलाइज हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग हैं, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है, एक अनएफिशिएंट एम्प्लॉय है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ए और बी, दोनों बच्चे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ए जो है स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि दोनों को 10 बॉक्स रोज बनाना है। ए जो है वो 10 बना देता है, बी जो है वो 8, 7 ऐसे बनाता है। ए धीरे धीरे 10 से 11 बनाने लग गया, और जो अभी बी है वो 8 से 9, 9, 8, 9, 9, 8, 9 ऐसे बनाता है। अब सवाल ये आता है कि दोनों व्यक्ति को हम सेम सैलरी पे कर रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे तो दोनों ही काम करने आ रहे हैं, तो सैलरी तो हम सेम दे रहे हैं। एक दिन ए ऐसा सोचता है कि मैं 11 बॉक्स बनाता हूं तो भी मेरे को सैलरी थोड़ी मिल रही है ज्यादा, मेरे को तो 10 बॉक्स बनाने हैं रोज, 8 घंटे काम करना है, तो उतना ही काम करो ना जितना बोला है। और बी का ये सोचना है कि मैं 8 घंटे टाइम दे देता हूं, 10 बॉक्स बोले मैं 8 और 9 बनाता हूँ, थोड़ा चिल भी कर लेता हूँ, पैसे तो उतना ही मिलता है, तो मैं क्यों मेहनत करके 10 पूरे बनाऊं। आज 10 बनाऊंगा, कल बोलेंगे 12 बनाओ। टेलर यहाँ पे एक सिस्टम लेके आया, उस सिस्टम से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया। टेलर ने कहा कि हम परफॉर्मेंस बेस वेजेस दिया करेंगे। टेलर ने उस व्यक्ति को बोला, ए को बोला कि तू 10 बॉक्स बनाना है दोनों को, और तू 10 से ज्यादा बना रहा है। तो जब तू 10 से ज्यादा बना रहा है तो तू मेरी नजर में कैसा है, एफिशिएंट एम्प्लॉय है। और एफिशिएंट एम्प्लॉय को मैं हर एक्स्ट्रा बॉक्स पे एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। वहीं जो एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं है, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, बी, उसको बोला कि भाई तेरे को तेरी फिक्स सैलरी मिलेगी, क्योंकि तू उतना भी काम पूरा नहीं करता जितना तेरे को बोला है। ठीक है? इस पूरे कंसेप्ट को
क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करिए कि कौन एफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट नहीं है। जो एफिशिएंट है उसको हायर पेमेंट करिए, जो इनएफिशिएंट है उसको लोअर पेमेंट करिए। और ऐसा करने से इनएफिशिएंट व्यक्ति को मोटिवेशन आएगा कि ये भी उसी टाइम आता है, मैं भी उसी टाइम आता हूँ, ये भी 8 घंटे काम करता है, मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ, इसको मेरे से ज्यादा पैसे मिलते हैं, मेरे को कम पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिए गए काम से ज्यादा काम करता है, मैं दिए गए काम से कम काम करता हूं। अगर मैं भी ज्यादा काम करूंगा तो मुझे भी पैसा मिलेगा। तो जो व्यक्ति एफिशिएंट नहीं है वो एफिशिएंट बन जाएगा, जो व्यक्ति एफिशिएंट है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? ये कौन सा कंसेप्ट है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या लिखा है जरा पढ़ो। पेइंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर हु मीट और एक्सीड दी स्टैंडर्ड्स and lower wages to less efficient ones and encouraging higher productivity। थोड़ी सी कम दो किनको? इनसफिशिएंट वालों को, ताकि वो इनकरेज हो और क्या करें, हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ चले। मुझे बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कितनी टेक्निक अपन ने पढ़ ली भाई? नहीं, 6। पहली स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फिर मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, और एक अभी और कौन सी पढ़ी? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम या वेज सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इस पे क्वेश्चन आता है। अब एक लास्ट बात बची है, ये इसको आखिरी में इसलिए रखता हूं क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा समय जाता है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसको ध्यान से समझना। टेलर भाई जो है ना, इनको ऐसा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसमें फैक्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा है। तो इनका एक सपना था कि मैं ना बेस्ट फैक्ट्री सेटअप बनाऊं। ठीक, बहुत मेहनत करने के बाद, ढूंढने के बाद इनको समझ में आया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास 8 क्वालिटी हो, कितनी? 8 क्वालिटी हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मैं उससे बेस्ट फैक्ट्री बना सकता हूं। पर तकलीफ ये थी कि तब मेरा जन्म हुआ नहीं था, है ना। तो इन्हें ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसके एक ही व्यक्ति के अंदर 8 क्वालिटी हो। तो हुआ यूं कि इनको 8 अलग अलग लोगों को ढूंढना पड़ा। एक मिनट, ये ले लो। हुआ यूं कि इन्हें क्या करना पड़ा? 8 अलग अलग लोगों को ढूंढना पड़ा। तो 8 क्वालिटी वाले लोग ढूंढे, मतलब हर क्वालिटी में एक व्यक्ति ढूंढा। तो कितने लोग ढूंढे? 8। अब इन्होंने एक फैक्ट्री का सेटअप बनाया, उस फैक्ट्री के सेटअप को समझना। ठीक है, क्या सेटअप बनाया, ध्यान से देखो। इनका ऐसा मानना था कि मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का बेस। इस फैक्ट्री को 2 स्प्लिट में बांटो, एक ए और एक बी। एक स्प्लिट को हम बनाएंगे प्लानिंग एरिया, जिसको हम बोलेंगे प्लानिंग बैकग्राउंड। ठीक, और एक को हम बनाएंगे प्रोडक्शन। कितने क्वालिटी के व्यक्ति चाहिए थे इसको? 8। और 2 स्प्लिट बनाए तो एक स्प्लिट में कितने आएंगे? तो 4 लोग यहां लगेंगे और 4 लोग यहां लगेंगे। इसका ये मतलब हुआ स्प्लिट कितना है? एक प्लानिंग का है और एक प्रोडक्शन का है। ठीक है, इस स्प्लिट के बेसिस पे देखते हैं कि इन्होंने क्या सेटअप बनाया। तो अब ध्यान से इसको पढ़ना, समझना, मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर मिल का, तो आपको रूट याद है शुगर मिल का? क्या था? गन्ने का आना, कटना, जूस बनना, जैगरी बनना, फिर शक्कर बनना। अब मान लो फैक्ट्री में हो रहा है। इसी फैक्ट्री को अगर हम टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो टेलर क्या बोलता है? तो टेलर बोलता है कि मुझे इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, बेस्ट वे में करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। ये 4 वर्कर नहीं है, ये 4 कौन है? ये 4 हैं फोरमैन। कौन है ये? फोरमैन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर। मैनेजमेंट लेवल पे है ये, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल पे। ठीक है, सुपरवाइजर मतलब कौन? जो आपका सुपीरियर हो और जिसका विजन हो, जो आपसे काम ज्यादा जानता है और दूर तक देखता है। तो सुपीरियर प्लस विजन मेक्स सुपरविजन, एंड सुपरविजन करने वाला व्यक्ति सुपरवाइजर। क्या ये बात क्लियर होती है? तो अब सुपरवाइजर कैसे हो? तो 2 डिपार्टमेंट हो गए और एक डिपार्टमेंट में कितने लोग डालेंगे? 4। तो पहले ये बोलते हैं
अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट देयर इज अ वन पर्सन जो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बनेगा। क्लर्क सोच के आप में समझना छोटा व्यक्ति है। यूएस कल्चर में क्लर्क का मतलब सुपरविजन करने वाला सुपरवाइजर ही होता है, ठीक है। तो एक का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मतलब ये जो हमने शुगर मिल में मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, इसमें कौन कब क्या करेगा, इसके इंस्ट्रक्शन देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, रूट क्लर्क, पहले गन्ना आएगा कटेगा कि पहले जूस बनेगा, इस रूट को डिसाइड करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, रूट क्लर्क। ये पूरी प्रोसेस करने में गन्ने के आने से लेके शक्कर के बनने तक टाइम और कॉस्ट में कितना खर्चा आएगा, इसकी चर्चा करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। और इन तीनों को मैनेज करने के लिए, इनका डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक। तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले क्या बना, फैक्ट्री मैनेजर। दो पार्ट हो गए, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिन, ठीक। अब आ जाए प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन में आपको फिर 4 लोग मिल जाएंगे। अब ध्यान समझना, यहां पे एक वर्ड आता है बार बार जिसको हम बोलते हैं बॉस। बॉस का मतलब यहाँ पे वो शिवाजी द बॉस वाला बॉस नहीं है ये। यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को बॉस बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं बॉस मतलब सीनियर, है ना, मालिक नहीं, सीनियर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक होगा गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब, गैंग का मतलब यहाँ पे है टीम। टीम को मैनेज करने वाला कौन बनेगा, गैंग बॉस, ठीक। एक होगा स्पीड बॉस, जो रूट हमने डिसाइड किया उस रूट पे स्पीड से काम हो पाए, इसके लिए क्या बनेगा, स्पीड बॉस। फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन है, मशीन रेगुलर बेसिस पे रिपेयर मेंटेनेंस मांगती हैं। इस रिपेयर मेंटेनेंस को करने के लिए हम एक और व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिसका नाम क्या होगा, रिपेयर बॉक्स। और इन तीनों को सही तरीके से काम करें, इसको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या रखेंगे, इंस्पेक्टर, ठीक है। का डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी में बना के दिखाता हूं। ऐसे बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर, फिर 2 यहाँ पे प्लानिंग और यहाँ पे प्रोडक्शन। खुद भी बना सकते हो आप। प्लानिंग में 4, प्रोडक्शन में 4। अब पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ऐसा बना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, क्या ये फंक्शन ओरिएंटेड काम बांटा है अपन ने, फंक्शन ओरिएंटेड बांटा है ना, जो जिसका फंक्शन है उसको दे दिया है। काम कितने लोगों के बीच में बांटा है, सारे सुपरवाइजर्स हैं और 8 लोग हैं, तो इसका नाम क्या दिया टेलर ने, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या नाम दिया, काम के हिसाब से फोरमैन्स को बांटा तो फंक्शनल फोरमैनशिप बना। ये प्राइमरीली फैक्ट्री के बेटरमेंट के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। समझ आता है। लोग इसको बड़ा टेक्निकल समझते हैं नहीं, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज ठीक से करोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बताओ कितनी टेक्निक निकल के आई बेटा, कौन कौन सी, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट 2-3 क्वेश्चन देख लें तो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा कंपैरिजन भी आता है, वो भी आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। कंपैरिजन क्या होता है कि टेलर और हेनरी में क्या डिफरेंसेस थे, तो एक बेसिक रीडिंग लगा लेना। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते पर पढ़ लेना चाहिए, अच्छा होता है, ठीक है। आइए जरा पहला क्वेश्चन तो पढ़िए, क्या लिखा है। The objective of which the following techniques of scientific management is to determine the number of workers to be employed in the organization. Number of worker to be employed. क्या लगता है, टाइम क्यों?
अच्छा, और सोच के बताओ। टाइम स्टडी होना चाहिए, मोशन स्टडी होना चाहिए, मेथड स्टडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी तो एड्रेस करा आपने। टाइम ही कहीं पढ़ा है क्या टाइम में पहले अपन ने ऐसा? एक बार पढ़ के देखूं क्या वापस? क्या पता मिल जाए मुझे। क्या लिखा है इसमें? तो लिखा है टाइम पता होना चाहिए स्टैंडर्ड, ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है। ये तो टाइम है ना, तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे क्या? यहाँ क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ टाइम तो पूछ ही नहीं रहा मैं, तो फिर डिफरेंशियल पीस रेज नहीं हो सकता। अच्छा, मेथड स्टडी क्या बताती है? तो यहाँ पे तो जिक्र ही नहीं कितने लोग होना चाहिए। मोशन स्टडी क्या बताती है? टाइम स्टडी क्या बताती है? कितना समय लगेगा? तो जो ये बता रहा है कितना समय लगेगा वही बताएगा ना कितने लोग लगेंगे। ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? क्योंकि जब भी मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो सवाल का जवाब जानता हो वो आपको कंफ्यूज करेगा तो आप हो जाओगे, पर आपको समझना है कि मेथड स्टडी में ऐसा होता नहीं है, मोशन स्टडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? टाइम स्टडी ही होगी जो हमें ये बताएगी कितने लोग रखो, कितना काम करो, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट, डैश द टेक्निक possessed by Taylor aims at eliminating unnecessary diversity of product। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अपन करते हैं, ये 33 वाला। अकॉर्डिंग टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स अर्न एज कंपेयर टू वर्कर मेकिंग 49 यूनिट्स? तो दो वर्कर हैं यहाँ पे, ए और बी। एक कितना यूनिट बना रहा है? 60, और दूसरा कितना बना रहा है बेटा? 49। इफ द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? दोज हु मेक स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर देन गेट 75 पर यूनिट, और जो कम कमाते हैं मतलब 50 से कम करते हैं उनको कितना मिलता है? 65 मिलता है। क्वेश्चन कितना बढ़िया। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक हाउ मच मोर, अब बोलते हैं बीएस में न्यूमेरिकल नहीं आते, आया है न्यूमेरिकल? कैसे निकाला भाई? तो ऐसा रखना चाहिए कि देखो इसने 50 तो बनाया और 10 एक्स्ट्रा बनाए, है ना? तो 50 इंटू 75 करा तो कितना आया? 6750, और 75 इंटू, अच्छा सॉरी 3750, फिर 10 और उसने करा तो 7500 और कमा लिया, 750। वहीं पे जिसने 49 किया है उसने कितना बनाया होगा 65 के हिसाब से? ये निकाला होगा ना, क्योंकि क्या लिखा है? हाउ मच मोर, डिफरेंस बताना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। 49 इंटू 65 करके बताओ तो भाई कितना आया? 31। अब जरा ध्यान से देखो आंसर, 4500 दिया है जो पहले का टोटल आ रहा है, 3185 दिया है जो दूसरे का टोटल आ रहा है। तो ये थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? हाउ मच मोर, मतलब 3185 से कितना ज्यादा उसको मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है? 1315। तो आंसर क्या है यहाँ पे?
अरे 6-7 क्लास की केस स्टडी है ये, कितने ज़्यादा तो डिफरेंस बताना पड़ेगा ना, पर पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रखा। क्या यहाँ तक ठीक? क्या है मानो ऐसे क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाएंगे आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? तो एक क्विक रिकैप कर लें अभी तक का, ताकि फिर इसको खत्म करेंगे। आओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज अ गाइडिंग प्रपोजिशन जिसको फॉलो करके हम ऑर्गेनाइजेशन में बेटरमेंट ला सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड जर्नल गाइडलाइंस के जैसे मिलते हैं, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट मेथड्स के जैसे मिलते हैं, वैल्यूज क्या है? मॉरल है, तीनों का डिफरेंस। नेचर क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जर्नल गाइडलाइंस, formed by experimentation in practice, then flexible, dealing with human behavior, having cause and effect relationship, they deals also with contingencies and contingent। फायदे क्या है प्रिंसिपल लगाने के? मैनेजर अपने इंसाइट को रियल लाइफ में लाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, साइंटिफिक डिसीजन ले पाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को मीट कर पाता है, सामाजिक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुल कर पाता है, और ट्रेनिंग रिसर्च में भी बहुत फायदा होता है। देन वी हैव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, equity, stability of personnel, initiative, then we have spirit de corps। then let's move to FW Taylor। FW Taylor ने हमें दो चीजें दी, 4 प्रिंसिपल और 7 टेक्निक। 4 प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, रेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट। then we have 7 टेक्निक्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, standardization and simplification, method study, motion study, time study, fatigue study, and then differential piece wage rate system। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं मानूँ सेकेंड चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, केस स्टडी और करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है? एग्जाम नज़दीक है, अब तो 60 ही दिन बचे। हाँ, तो पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, stay motivated, stay hard, don't cheat, and never forget alone is always awesome। Thank you।